नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त इंडिया चाहता है का है, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपना अवार्ड विनिंग शो प्रेस कॉन्फ्रेंस। दरअसल देश में इस वक्त 2024 के लिए विपक्षी एकता की कवायद तेज है। सभी जानते हैं दिल्ली का रास्ता बिहार और यूपी से होकर जाता है। इसी विपक्षी एकता पर क्या है उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की राय। देखिए उनका सबसे बेबाक इंटरव्यू हमारे खास शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। 2024 के चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन उसको लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। इन चुनावों में अहम भूमिका रहने वाली है समाजवादी पार्टी की। इसलिए हमारे आज के खास मेहमान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। बहुत धन्यवाद आपका। आपसे सभी जरूरी सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो पहले हमारे आपके बीच में चाय वाला बन करके आए थे और अब चौकीदार बन करके आए हैं। अगर यादव रिश्तेदार हो सकते हैं तो मोदी रिश्तेदार क्यों नहीं हो सकते? मैं लड़ाई समझ चुका हूँ, लड़ाई क्या है। बड़ा अच्छा नारा लगाया है, मठाधीश तुम मठ में जाओ। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया। ऐसे वक्त में जब 2024 लोकसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है, तब सबकी नजरें अखिलेश यादव पर हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही अखिलेश यादव को जीत न मिली हो, लेकिन उनकी पार्टी का प्रदर्शन 2017 चुनाव के मुकाबले बेहतर हुआ है। ये पहला चुनाव था जिसमें अखिलेश यादव पूरी तरह अपने पिता मुलायम सिंह यादव के साए से बाहर खड़े थे। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश 2024 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे या फिर विपक्ष के साथ गठबंधन करके। 2017 में कांग्रेस और 2019 में बीएसपी के साथ चुनाव लड़ने का उनका दांव फेल हो चुका है। ऐसे में पीएम मोदी और बीजेपी को चैलेंज करने के लिए अखिलेश की रणनीति क्या होगी? आपसे पहला सवाल है, आपने कांग्रेस से गठजोड़ कर लिया, बीएसपी से गठजोड़ कर लिया, आपने छोटी पार्टियों से गठजोड़ कर लिया, लेकिन न तो आप योगी को चित कर पाए न मोदी को हरा पाए। तो इस बार 2024 का जो महत्वपूर्ण चुनाव है, उसके लिए आपकी क्या रणनीति होगी, क्या दांव पेच होंगे? इधर समाजवादी पार्टी ने कोशिश की गठबंधन हो और कम से कम ज़्यादा वोट जुड़े, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है और जिस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूथ स्तर पर किया है, समाजवादी पार्टी या गठबंधन जब तक वोट नहीं बढ़ाएगा तो मुकाबला नहीं कर पाएगा। और जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी समय समय पर साजिश, षड्यंत्र या संस्थाओं को अपने लिए इस्तेमाल करना, मैं उदाहरण के लिए कह सकता हूं, और इस बात को चेक करना चाहिए। अगर मैं कोई बात कह रहा हूं एज ए पॉलिटिकल पार्टी के हेड होने के साथ साथ अपनी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं की इंफॉर्मेशन लेने के बाद, जो पिछला चुनाव था, जब भी बीजेपी को पता लग गया कि उत्तर प्रदेश में वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि जो गठबंधन है उसका वोट बहुत है, गठबंधन जो है उसने तैयारी बहुत की है, उसमें उन्होंने जानबूझ करके एडमिनिस्ट्रेशन का साथ लिया, इलेक्शन कमीशन का साथ लिया। जहां इलेक्शन कमीशन इस बात का प्रचार करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकलें और वोट डालें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये करे चिन्हित कर करके एक पॉलिटिकल पार्टी के सहारे पर वोट काटे जाएं, और वोट काटने का काम भी केवल उनका किया जाए जो समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं, जिसमें उदाहरण के लिए यादव हों, मुस्लिम हों, उनके वोट वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएं या ऐसे बूथ पे लगा दिए जाएं जब वो ढूंढने जाएं तो उन्हें मिले नहीं। इसलिए जहां गठबंधन हम लोग कर रहे हैं, और मेरी कोशिश होगी कि लगातार जो समाजवादी पार्टी के साथ दल रहे हैं उनको साथ लेकर के चलें और आने वाले 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें। ये सही बात है कि 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन था, एक अनुभव मिला कि गठबंधन कैसे चलाया जाता है। उसके बाद सबसे बड़ा गठबंधन मैंने किया जिसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी साथ आए। उसमें भी हम लोग जितने कामयाब होने चाहिए थे नहीं हुए, लेकिन देश में अगर हम देखें
तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में सीटें किसी ने हराई तो उत्तर प्रदेश के इस गठबंधन ने हराई। और अभी जो गठबंधन हुआ, जिसमें मेरी कोशिश थी कि सभी दलों को मैं साथ लाऊं, एक ऐसा गठबंधन बने जो सभी जाति धर्म के लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे से जुड़ें और वो माहौल भी बना। और गठबंधन ने एक कामयाबी ये हासिल की कि भारतीय जनता पार्टी को न केवल मुकाबला किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को आखिरी वक्त तक उनके अधिकारी, उनके नेता ये महसूस नहीं कर पाए कि वो जीत रहे हैं। और अंतोगत हम हारे, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इन गठबंधनों से, इन लीडर्स के साथ रहने से कम मुझे अनुभव मिला है भविष्य में समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों को साथ लेकर के कैसे बीजेपी को हराया जाए, ये कम से कम हम लोगों ने सीख लिया है। नहीं तो आप साफ नहीं बता रहे कि आप क्या करने वाले हैं। आप गठजोड़ करेंगे इनके साथ कि नहीं करेंगे, या अभी बहुत दूर है मामला? जो समाजवादी पार्टी के साथ अभी दल हैं, उन्हीं दलों को लेकर के समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। भविष्य में किसी और दल से गठबंधन करने का कोई विचार समाजवादी पार्टी में नहीं चल रहा। तो ये तो साफ संदेश चला गया कांग्रेस पार्टी को, साफ संदेश चला गया बीएसपी को। बीएसपी से भी किया था, लेकिन अनुभव ठीक नहीं रहा। इधर कांग्रेस से भी किया, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का व्यवहार रहा या गठबंधन चलना चाहिए था, नहीं चला पाए। इसलिए मैं दोष किसी को नहीं दे रहा हूं, हम लोग कामयाब नहीं हुए। इसलिए आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी के साथ दल आज हैं, उन्हीं दलों के साथ समाजवादी पार्टी 2024 का चुनाव लड़ेगी। जो आज हैं वो हैं साथ में कि वो बस हैं? नहीं, साथ हैं, और जो छोड़ गए वो बीजेपी के साथ चले गए। जो समाजवादी पार्टी को छोड़ रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी छुड़वा रही है उनको। और ये बीजेपी पहली बार ऐसा नहीं कर रही। अभी तो आंकड़े आ रहे हैं कि पूरे देश में बीजेपी ने इतने विधायक खरीदे हैं। तो केवल डिवाइड एंड रूल हिंदू मुसलमान वाला नहीं, जाति वाला नहीं है, वो विपक्ष को भी बांटना चाहते हैं, या जो विपक्ष की पार्टी है उसको भी कैसे बांटें, उस तरीके को अपनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अखिलेश जी, एक अगर मोटा आंकड़ा देखें तो गैर बीजेपी शासित राज्यों में करीब 274 सीटें हैं लोकसभा की। सीटें तो हैं, पर एक बड़ी समस्या यह है कि इनको एक साथ जोड़ेगा कौन। ये सब केकड़े की तरह हैं, कोई भी बाहर निकलना चाहे तो दूसरा उसकी टांग खींच लेता है डब्बे से, कोई भी बाहर निकलना चाहे, और सब डब्बे में रह जाते हैं। इस बार मैं समझता हूं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देश के बड़े बड़े नेता इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सभी दल एक साथ आए। मुझे याद है, मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी से कई बार मिला हूं, उनकी भी कोशिश है कि दलों को साथ लाया जाए। आदरणीय ममता बनर्जी जी, उन्होंने भी काम किया। जब राष्ट्रपति का चुनाव था तो सभी दलों को लेकर के वो साथ आई, उनकी भी कोशिश है। और इधर नीतीश कुमार जी भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां वो एक साथ आएं। मुझे उम्मीद है कि 2024 तक रास्ता साफ हो जाएगा। ये सही है कि एक माला बनाने के लिए हमें एक धागा चाहिए, और धागा में माला की तरह उनको मोतियों को डालने का वाला व्यक्ति चाहिए। मैं समझता हूं विपक्ष में इतने नेता हैं, और इस बार लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये सब नेता साथ आएंगे। और जिस तरीके से आर्थिक संकट पैदा है, आप वोट लेने के लिए फ्री राशन देंगे, फ्री और कुछ देंगे, लेकिन अगर दूसरी पार्टी कुछ फ्री देना चाहती है तो आप उसको रेवड़ी बोलेंगे। लेकिन उद्योगपतियों को जिस तरीके से आप सब्सिडी देते हैं, ग्रांट देते हैं, या बैंक से सहूलियत देते हैं, या उनका सब्सिडी इंटरेस्ट माफ करते हैं, या उनका पैसा माफ करते हैं, कारोबारी को वो रेवड़ी आपको नहीं लगती। तो देश को बचाने के लिए विपक्षी दल एक साथ आएंगे, और मुझे उम्मीद है किसी न किसी एजेंडा के साथ आएंगे। आज देखिए बेरोजगारी कितनी है। मैं केवल फर्रुखाबाद का उदाहरण दे सकता हूं। फर्रुखाबाद में अग्निवीर की भर्ती में 1,13,000 लोगों ने फॉर्म भरे हैं, और सरकार अभी तक स्वीकार नहीं कर रही है और न बता रही है उन नौजवानों को कि कितनों को भर्ती में लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में इतने बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने न जाने क्या क्या सपने दिखाए गए, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट मीट से कुछ हासिल हुआ है? इन्वेस्टमेंट आ गया होता तो शायद रोजगार मिल रहे होते। किस जिले में फैक्ट्री लग रही है? ये बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मैं जानना चाहता हूं किस डिस्ट्रिक्ट को कितना आप दे रहे हैं बजट। और फिर जिस अर्थव्यवस्था को संभालता है किसान, एग्रीकल्चर सेक्टर,
उस सेक्टर को क्या आप मदद कर रहे हैं? हमारे किसान को आपने सपना दिखाया कि आय दोगुनी हो जाएगी, कर्ज माफ हो जाएगा। बीजेपी के बड़े नेता वेस्टर्न यूपी में पिछले चुनाव में ये बात कहते रहे कि बिजली का बिल आपको नहीं देना पड़ेगा, बिजली का बिल फ्री होगा। क्या आज बिजली का बिल फ्री हो गया? जिस समय सूखा थी, जिस समय बाढ़ थी, क्या किसान की मदद की? ये सरकार के लोग न बाढ़ में मदद कर रहे हैं, न सूखे में मदद कर रहे हैं। और ये सही बात है कि बाजार में गेहूं की कीमत मिली किसानों को, सरकारी खरीद पर नहीं गेहूं खरीदा गया। और जो आटा बाजार में बिक रहा है उसकी कीमत क्या है? ये जानबूझ करके कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने सरकारी खरीद नहीं की। जिस समय सरकारी खरीद शुरू होनी थी उस समय भी समाजवादी पार्टी ने कहा था कि जानबूझ करके सरकार गेहूं नहीं खरीद रही है, वो जानबूझ करके प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देना चाहती हैं। इसलिए बढ़ावा दे रही है क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स हैं, आटे के प्रोडक्ट हैं, और वो जो आटा का प्रोडक्ट है जब बाजार में आएगा वो कम से कम मुनाफा कमा सकें। आज ये समझ में नहीं आ रहा कि जहां उत्तर प्रदेश में इतना खाने का तेल पैदा हो सकता है, चाहे वो कोई तेल हो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ लोगों को पूरी मदद कर रहे हैं जिससे कि बाजार पे उनका कब्जा हो जाए। आप कैसे आंकते हैं? हम बात करें पहले नीतीश कुमार की, यानी अनुभवी नेता, बीजेपी के नेता खुद मानते हैं कि बड़े मेहनती हैं, भाई भतीजावाद परिवारवाद का कोई आरोप नहीं, मोदी की तरह से भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। सबसे पहले सवाल यह है कि बीजेपी ये कहती है कि विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि एक एजेंडा हो, ऐसे कुछ कार्यक्रम हो, ऐसे कुछ फैसले हों जिससे देश का भला हो। मुझे याद है तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने यूपी में किस तरीके से वो पानी की व्यवस्था कर रहे हैं किसानों के लिए, वो एक प्रेजेंटेशन की थी कि किस तरीके से वाटर पाइपलाइन सप्लाई हो रही है, किस तरह किसानों को पानी दे रहे हैं। और मुझे याद है उस समय प्रेजेंटेशन जब मेरे सामने हुआ और आज मैं देखता हूं पीछे मुड़ करके तो एक एग्जाम्पलरी काम किया है। और वहीं हम बिहार में अगर देख लें, ये सच है कि नीतीश कुमार जी ने लगातार बिहार में इतने वर्षों से काम किया, उनके पास भी एग्जाम्पलरी काम है। समूह का काम जो उन्होंने किया, साइकिल बांटने का काम किया, या और बिहार में सुधारने के लिए जो कर सकते थे अपने संसाधनों से या दिल्ली की सरकार की मदद से वो किया। इसी तरह ममता बनर्जी जी के पास भी एग्जाम्पलरी काम है कि उन्होंने बेटियों के लिए कितना अच्छा काम किया, उन्होंने महिलाओं के लिए कितना अच्छा काम किया। और शायद वो काम ऐसे हैं जो दिल्ली की सरकार नहीं कर पाई, और दिल्ली की सरकार ने समाजवादियों की नकल की, समाजवादी पेंशन उत्तर प्रदेश में सबसे पहले शुरू की और डायरेक्ट अकाउंट में भेज रहे थे। वही तो आज जनधन खाते में पहुंच रहा है पैसा। कभी समाजवादी सरकार ने सबसे ज्यादा अकाउंट खुलवाए थे, सबसे ज्यादा ब्रांचेस खुलवाई थी। मैं बीजेपी से जानना चाहता हूं, पिछले सालों से इतने सरकारें चली उनकी, उन्होंने उत्तर प्रदेश में कितनी ब्रांचें खुलवाई हैं। और सबसे पहले डीबीटी सिस्टम अगर किसी ने क्रिएट किया था तो समाजवादी सरकार का। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि विपक्ष के नेताओं के पास एग्जाम्पलरी काम है जो उदाहरण बन सकते हैं देश के लिए। और देश के लिए उदाहरण बना हमारा एक्सप्रेसवे। समाजवादियों ने एक्सप्रेसवे नहीं बनाया होता तो प्रधानमंत्री जी हरकुलस हवाई जहाज से कभी भी सड़क पर नहीं उतर पाते। दो लोगों की आपने बात कर ली, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार। कहां आंकते हैं आप शरद पवार को, जिनके करीब करीब हर पार्टी में मित्र हैं? कहां आंकते हैं आप राहुल गांधी को, जिनके बारे में कहा जाता है विपक्ष यानी जो बीजेपी है वो कहती है कि ये तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है? इन दोनों को आप कैसे आंकते हैं? शरद पवार जी की भी कोशिश है और कांग्रेस को भी कोशिश करनी चाहिए कि किसी दल के खिलाफ काम ना करें, इन दलों को साथ लाने का काम करें। बड़ी पार्टियों को मैं कोई सलाह नहीं दे सकता हूं, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि जो देश के पैमाने पे अच्छे फैसले लेकर के आए उसके साथ खड़े होंगे। एक और कैंडिडेट हैं अरविंद केजरीवाल। तो कम से कम विपक्ष के पास इतने चेहरे तो हैं, बीजेपी पे एक चेहरे के अलावा दूसरा चेहरा नहीं है। और बीजेपी पे जो चेहरे भी हैं वो सामने नहीं आ सकते। अब यूपी की सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री तो यूपी के हैं, मंत्री दिल्ली से बने हैं, और जो मंत्री हटाए गए उनका दुख कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे थोड़ी सरकार चलती है। इसमें जो एक बयान है वो आपके सांसद हैं डॉक्टर एसटी हसन का भी है। सारा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, हमें ऐसी उम्मीद है।
और ये तो एमपी डिसाइड करेंगे कि कौन पीएम होगा। अगर हमारे एमपीज की तादाद ज़्यादा होगी तो अखिलेश यादव जी में कोई कमी नहीं है पीएम बनने से। वो भी एक पीएम के परफेक्ट कैंडिडेट हैं, हो सकते हैं। अगर हमारे 70 से 75 या 80 के एमपी जीतते हैं तो हम क्यों नहीं प्रोजेक्ट करेंगे। अखिलेश यादव जी अगर इतनी बड़ी तादाद में उनके एमपी आते हैं तो उनका हक बनता है। 70, 75, 80 सीटें जीतें तो शरद पवार का जो फार्मूला है कि जिसके पास ज्यादा सांसद उसका पीएम, उसमें तो आपका नाम आ जाता है। नहीं, डॉक्टर एस टी हसन ने ठीक कहा, क्योंकि ठीक कहा उन्होंने, नहीं मैं उस बात को कहता हूं क्यों ठीक कहा उन्होंने जी। डॉक्टर एस टी हसन ने इसलिए भी ठीक कहा होगा क्योंकि उन्हें यूपी की पॉलिटिक्स उन्होंने देखी है। एक समय ऐसा था जिस समय पूरा का पूरा सफाया हो गया था। कभी कांग्रेस ने सफाया किया विपक्षी दलों का, कभी विपक्षी दलों के पक्ष में इतना नंबर्स आए कि कांग्रेस का सफाया हो गया। तो वो सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं ऐसा सफाया हो सकता है। और बीजेपी तो पहले से ही कह रही है कि 80 की 80 सीटें निकालेंगे, तो हो सकता है बीजेपी से 0 हो जाए यूपी में। कई विपक्ष के कई नेताओं का नाम आया, तो आपकी तरफ से या आपकी नजर में 2024 के लिए पीएम का कैंडिडेट कौन है विपक्ष के लिए? मैंने आपसे कहा और फिर कहना चाहता हूं कि देश के लिए एजेंडा हो, और जितने भी ये मुख्यमंत्री या जितने भी लीडर्स जो सामने आ रहे हैं उनके पास कुछ न कुछ बताने और दिखाने के लिए भी है, और उन्होंने अपनी स्टेट में परफॉर्म किया है। मान लीजिए किसानों को पानी चाहिए और मुफ्त पानी चाहिए। अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि देश में 2024 में अगर मौका मिलेगा तो बिजली किसानों की मुफ्त होगी। जिस तरीके से उन्होंने खेतों तक पानी पहुंचाने का जो एग्जेम्पलरी काम किया, शायद वो देश के लिए उदाहरण है। पाइप वाटर सप्लाई तो आज यूपी में प्रचार हो रहा है, सबसे पहला यूपी का, हालांकि और जगह भी हुए हैं, लेकिन एक पायलट प्रोजेक्ट मैंने राठ में शुरू किया था। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि राठ में पाइप वाटर सप्लाई क्यों रोक दिया? उधर ममता जी के पास एग्जेम्पलरी काम है। पीएम कैंडिडेट का आप किसको सपोर्ट करेंगे, किसका नाम आप मैं आगे ये करेंगे? कह रहा हूं कि किसी को धागा बनना पड़ेगा जिसमें सब मोती पुरोए जाएं। तो वो धागा कौन है आपकी नजर में? कोई और धागा है? मोती हमारे पास बहुत अभी है, आप केसीआर की पुरोने प्रशंसा वाला कर भी रहे हैं। चाहिए। तो ये मैं समझता हूं जैसे 2024 का चुनाव आएगा वो बात साफ हो जाएगी। लेकिन देश बीजेपी से परेशान है। अभी तक बहुत कड़वाहट थी नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी के बीच में, लेकिन कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि वहां दोनों लोग मिल गए और बीजेपी को सत्ता से बाहर किया। उत्तर प्रदेश में बीएसपी के साथ आपने चुनाव लड़ा है, हालांकि ये संभावना दूर की हो सकती है, लेकिन 2024 के पहले क्या हम कुछ भी इस बारे में जान सकते हैं आपसे कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में कुछ भी संभावनाएं हो सकती? अगर मैं कुछ ऐसी सख्त बात कह दूंगा तो हो सकता है ट्वीट आ जाए। जी जी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है, बहुजन समाज पार्टी वो काम करती है जो भारतीय जनता पार्टी कहती है। अगर पिछले चुनाव में 2017 में और पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी की मदद न की होती तो आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं होती। मैं बधाई देता हूं नीतीश कुमार जी को, तेजस्वी जी को, आदरणीय लालू जी को कि उन्होंने कम से कम भारतीय जनता पार्टी को वहां से हटाया। बिल्कुल। अखिलेश जी, ये तो आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये बड़ा आरोप नहीं है, बीएसपी पर आप बड़ा आरोप सच्चाई लगा और रहे हैं। हकीकत है। अगर आप जमीन पर देखेंगे, उनके फैसले देखेंगे, आप राष्ट्रपति का चुनाव होगा, क्योंकि आजमगढ़ का चुनाव है तो आप नहीं बोलेंगे, 2 दिन बाद आप समर्थन कर देंगे बीजेपी का। समाजवादी पार्टी कैसे हारे, वो कैंडिडेट कौन सा दिया जाए, उनका टारगेट बीजेपी नहीं था, उनका टारगेट था समाजवादी पार्टी। उनके स्टेटमेंट देखिए, बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं। और ऐसा बीजेपी के सारे पे काम होता है, वो तो एक अपनी बनाई हुई जेल में बंद है और उनका जेलर मुझे लगता है दिल्ली में बैठे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसे ही बात होगी विपक्षी एकता की, तो या आप बीएसपी को विपक्ष में मानते ही नहीं है? नहीं, मैं केवल जनता से ये कहना चाहता हूं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सिद्धांत था, जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, या मान्यवर काशीराम जिस रास्ते पर चले, क्या बहुजन समाज पार्टी उस रास्ते पर है? मुझे बहुजन समाज पार्टी के बहुत लीडर्स मिले हैं, उनके कैडर के लोग मिले हैं, और समय समय में मैंने उनको सुना है, वो यही कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का आज रास्ता वो नहीं है जो मान्यवर काशीराम जी का रास्ता था। एक बड़ा आरोप जो प्रधानमंत्री जिसके बारे में बात करते हैं वो है परिवारवाद का। क्या आपको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपने डिम्पल को इस बार आजमगढ़ से नहीं उतारा, राज्यसभा भी नहीं भेजा, तो एक तरीके से समाजवादी पार्टी में कोर्स करेक्शन चल रहा है थोड़ा?
भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने केवल राजनीति के क्षेत्र में परिवारवाद की बात नहीं की, उन्होंने कहा इंडस्ट्री में बहुत परिवारवाद है, जजेस में बहुत परिवारवाद है। मुझे खुशी होगी कि वो जिस तरीके से बाजार के जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इंडस्ट्री में हैं और क्षेत्रों में हैं, उस परिवारवाद को कब खत्म करेंगे। जहां तक समाजवादी पार्टी का परिवारवाद की बात है, भारतीय जनता पार्टी दूसरे के परिवारों की बात इसलिए करती है, वो अपने परिवार को छिपाना चाहती है। मैं जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, क्या बिना परिवारवाद के वो विधायक और सांसद बन जाते? कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, क्या परिवारवाद नहीं है वहां पर? मैं ऑल लीडर्स का नाम नहीं लेना चाहता हूं। बीजेपी में भरमार है परिवारवाद की, लेकिन जनता को क्योंकि प्रोपेगेंडा करना है, उन्हें एक परसेप्शन क्रिएट करना है कि विपक्षी पार्टियों के पास परिवारवाद है, हमारे परिवारवाद नहीं है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी ने विस्तार किया है कि और क्षेत्रों में जो परिवारवाद है उसको भी खत्म करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल घराने हैं उनका परिवारवाद कब खत्म करेंगे प्रधानमंत्री जी। तो एक तरीके से मुश्किल हो गई क्या? दाल और सब्जी में आपके घर में नमक सही पड़ रहा है आजकल, या जो आपने उनको आजमगढ़ से राज्यसभा से रोक दिया उसमें कुछ मुश्किल? क्योंकि अभी 24 का चुनाव है और 24 में चुनाव में जिसको लड़ना होगा मैं लड़ाऊंगा। इतने कम महीनों के चुनाव में क्यों मैं लड़ाऊं किसी को? हालांकि धर्मेंद्र लड़े, वो भी परिवार का ही हिस्सा है। अखिलेश जी, जो आपातकाल जब देश में लगा था तो समाजवादियों की भूमिका बड़ी थी उसको हटाने में। आज की डेट में आप लोग आरोप लगाते हैं कि ये जो सरकार एजेंसीज का दुरुपयोग करती है, आपातकाल जैसा कुछ बताते हैं कि तानाशाही है सरकार में, तो वो आपातकाल और ये जो आपातकाल है इसमें आप किसको ज्यादा गंभीर मानते हैं? बीजेपी ने ये कांग्रेस से सीखा है, लोगों के घर में छापा मारना, पॉलिटिकल लोगों को फंसाना। कम से कम बीजेपी ये स्वीकार करी, कांग्रेस से सीखा है उन्होंने। और कांग्रेस का हाल देख लीजिए आप, बीजेपी के खिलाफ कोई खड़ा हो जाएगा, उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और न जाने कौन कौन से विभाग आ जाएंगे। आज भी हम लोग, आप लोग बैठे हैं, हो सकता है किसी के यहाँ छापा पड़ रहा हो ईडी का। एक दिन ईडी ही परेशान हो जाएगी छापा मार मार करके, क्योंकि इतने कागज ईडी पर हो जाएंगे, पूरा देश फंस जाएगा उसमें, कोई कारोबार नहीं होगा। और बीजेपी के लोगों का क्यों नहीं ईडी छापा पड़ रहा है? ये एक्सप्रेसवे बना बुंदेलखंड, केवल एक एग्जांपल मैं देता हूं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। बारिश के दूसरे दिन ही ढह गया, उसके जो क्वालिटी थी कंस्ट्रक्शन की वो खराब थी। मैं जानना चाहता हूं इसकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स क्यों जांच नहीं हुई? वो प्रोजेक्ट क्या सस्ता प्रोजेक्ट है? और फिर जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना था उसकी क्वालिटी बिल्कुल बर्बाद कर दी। इन्होंने जो कहा कि उसकी राइडिंग क्वालिटी के लिए रबर मिक्स्ड विटामिन यूज करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसमें रबर विटामिन कितना यूज हुआ है जिससे राइडिंग क्वालिटी बेटर हो जाती। और आपने तो इंडियन रोड कांग्रेस के जो मापदंड थे, मानक थे, उन मानकों से खिलवाड़ किए। उनके मानकों से खिलवाड़ करने का मतलब है कि आप जो चलने वाले लोग हैं उनकी सेफ्टी से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस हाईवे का मीडियन 14 मीटर होना चाहिए था, आपने मीडियन काट दिया, आपने सर्विस लेन काट दी, आपने कोई आगे फर्दर प्रोजेक्ट नहीं बनाया, मंडियां किसानों के लिए नहीं बनाई। तो कब जांच होगी इस बात की, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की? आपने गलत एक्सप्रेसवे बना दिया। इंडियन रोड कांग्रेस के मानक से कैसे आप खिलवाड़ कर सकते हैं? और फिर यहां तो जेल में घोटाला है, स्वास्थ्य विभाग में घोटाला है, ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला है। अभी उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही सभी इंजीनियरों का ट्रांसफर हो गया और ऐसा घोटाला सामने आया जिसमें कई सौ करोड़ का खिलवाड़ हुई है। क्या उसकी ईडी, सीबीआई जांच होगी? स्वास्थ्य विभाग के ट्रांसफर हो गए, क्या ईडी, सीबीआई जांच होगी? आज स्वास्थ्य विभाग ठप है। वहां के डिप्टी सीएम को यह काम है कि जाइए छापा मारिए, घूमिए, देखिए अस्पतालों को, और आज तक किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। जहां जहां गए वो अस्पताल नहीं ठीक हुए, ना दवाई मिल रही, ना इलाज मिल रहा है, ना जांचें हो रही हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन बंद है, आपकी एक्सरे मशीन बंद है, ऑपरेशन की डेट के बाद डेट दे रहे हैं, आपको दवाइयां उपलब्ध नहीं है, पूरा खत्म कर दिया स्वास्थ्य विभाग। इस सब के विरोध में आप सड़क पर क्यों नहीं उतरते? ये जो राजभर जी आरोप लगाते हैं आप पर कि आप एसी कमरे में ही बैठना चाहते हैं, ये जो कह रहे हैं कि आपातकाल में समाजवादियों ने बहुत विरोध किया था, आप लोग के बारे में ये छवि क्यों बन रही है कि आप उतरते नहीं है सड़क पर? भारतीय जनता पार्टी अरबों खरबों रुपया खर्च करती है किसी भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की इमेज खराब करने में। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बुद्धिजीवी पत्रकार हैं,
अगर इन्होंने एक भी लाइन लिखी हो कि समाजवादी पार्टी के छात्र नौजवान पिछले कई दिनों से पदयात्रा कर रहे हैं, हजारों की संख्या में पदयात्रा कर रहे हैं, हमारे लीडर शामिल हो रहे हैं उसमें, हम लोग भी शामिल होंगे, ये बताएं ये बुद्धिजीवी पत्रकार, अगर एक लाइन लिखी हो उन्होंने उसके बारे में? तो जब आप हमारा लिखोगे ही नहीं तो जानेगा क्यों कोई? मेरा सवाल संगठन को लेके है। आप 2024 की तैयारी में हैं और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जमीन है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन पार्टी का संगठन इस समय कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आपने संगठन भंग कर दिया। एक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के हैं और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पार्टी सिर्फ इस दो लोगों के उस पर चल रही है। तो आपको नहीं लगता कि संगठन आने वाले चुनावों के लिहाज से बहुत जरूरी है? टीम समाजवादी पार्टी बहुत जरूरी है, इसके लिए क्या कर रहे हैं? आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और बीजेपी से लड़ने के लिए हमें अपने बूथ पे तैयारी करनी पड़ेगी और हमारे संगठन को बहुत ही अच्छा बनाना पड़ेगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने अपना पूरा संगठन भंग किया है। अभी सदस्यता अभियान चल रहा है, 1 महीना और लगभग सदस्यता अभियान होगा, राष्ट्रीय सम्मेलन होगा और उसके बाद आप देखेंगे पूरा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बूथ स्तर पर संगठन होगा। आज जो हमारी पार्टी की कोशिश है कि हर बूथ पर एक सक्रिय सदस्य बन जाए और सक्रिय सदस्य बनाने में हमारी पार्टी के पूरे वरिष्ठ नेता उसी कार्यक्रम में लगे हुए पिछले 1 महीने से और 1 महीने और हमारी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में कोई बूथ छूटे ना जहां पर समाजवादी सदस्य ना बन जाए, क्योंकि वोट हमारे पास है, वोट जनता देना चाहती है समाजवादी पार्टी को, केवल हमें वोट पहुंचाने का और हमारे संगठन को कम से कम जिम्मेदारी मिले कि वोट ले आए। हम भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना झगड़ा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। क्योंकि मंत्री नए बन गए हैं, पुराने मंत्री दुखी बैठे हैं। ये पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके कहने से मंत्री नहीं बने हैं और सुनने में तो ये आ रहा है कि जितना मंत्रियों की बुराई हो उतना ही मुख्यमंत्री खुश होते हैं। तो अगर सरकार में ऐसा चल रहा हो तो शायद उत्तर प्रदेश का भला नहीं होगा। चलिए, आप उधर की भी खबर काफी रख रहे हैं, ये साफ मुझे तो उन्हीं के लोग बताते हैं, मैं कोई उनके पास नहीं जाता हूं, लेकिन जो उधर रहते हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वही कई बार ऐसी बातें बताते हैं। ये बताइए कि इस बार आपका ज्यादा ध्यान किस पर है, 2024 के चुनाव पर या 2027 के चुनाव पर? मेरे फोकस में दोनों चुनाव हैं, 24 और 27 दोनों। और हम पे काम क्या है? हम पे तो केवल एक काम है कि समाजवादी पार्टी को बड़ा करें और भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करें। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जनता तक पहुंचाएं कि झूठ बोलते हैं। हार जीत अपनी जगह है, मगर ये भी सच है कि यूपी की जो माइनॉरिटी है वो कल भी आपकी तरफ देख रही थी, आज भी आपकी तरफ देख रही है। बट एज अ रूलिंग पार्टी पर्सन अलग बात थी, एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन आप उनके लिए क्या सोच रहे हैं और किस तरह की लड़ाई आप उनके लिए लड़ना चाहेंगे? पिछले कई चुनाव में जो समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला है और खासकर मुस्लिम भाइयों से और अल्पसंख्यक लोगों ने जो समर्थन दिया है, ऐसा समर्थन कभी किसी दल को नहीं मिला। और मैं ये कह सकता हूं कि आज सबसे ज्यादा हीन भावना से अगर कोई देख रहा है तो उन्हीं को लोगों को देखा जा रहा है। झूठे मुकदमे हों, झूठे फंसाने का मामला हो, उन्हीं के ऊपर मुकदमे लग रहे हैं। और अब तो सीमा बढ़ गई है, विपक्ष के जो कोई भी है उन पर झूठे मुकदमे लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार उनके साथ खड़ी है और लगातार आने वाले समय में खड़ी रहेगी। जो मदद कर सकते हैं हम लोग लगातार उनकी मदद कर रहे हैं और लगातार लड़ रहे हैं उनके लिए। पर यह भी तो आरोप लगता है कि आप आजम खां को इग्नोर कर रहे हैं, उनसे मिलने नहीं जाते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं और पता नहीं क्या क्या उनको भी खबरें मिलती हैं आपके बारे में। नहीं, मैं समाजवादी पार्टी आजम खां साहब को कभी इग्नोर नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी अपने मतदाता मुस्लिम भाइयों को, माइनॉरिटी सेक्शन के किसी का भी कभी इग्नोर नहीं कर सकती, उनके साथ है। और जितनी भी मदद कर सकते हैं कानूनी लड़ाई में या और सहयोग कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी उनके साथ है। क्या ये बात सही है कि जो कपिल सिब्बल का चुनाव हुआ उसमें उन्होंने आजम खान साहब ने भूमिका निभाई और आपने उनकी बात मानी? इस तरह की खबरें मैंने पढ़ी। नहीं, ये बात यहाँ की नहीं है, लेकिन कपिल सिब्बल जी ने समाजवादी पार्टी, ये अलग बात है, परिस्थितियां हैं, समाजवादी पार्टी के साथ और बिना सिंबल के उन्हें लड़ने का कहा, मैंने उनको भेजा राज्यसभा। ये हमारी पार्टी का अपना फैसला है।
अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों का सर्वे करा रही है, आप किस तरह से इसको देखते हैं, क्या राय है आपकी? भारतीय जनता पार्टी के पास 100-200 ऐसे रिसर्च करने वाले लोग बैठे हैं कि नफरत कहां से फैल सकती है, हिंदू मुसलमान कहां से हो सकती है, और वो दिल्ली से लेकर के बड़ी बड़ी जगह बैठे हुए हैं। आप मदरसों को अच्छा मॉडर्नाइज क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप मदरसों को मॉडर्नाइज करिए। चलिए, मदरसों को नहीं मॉडर्नाइज करना चाहते आप अपने संस्कृत स्कूलों को क्यों नहीं मॉडर्नाइज करना चाहते हो? आपके संस्कृत स्कूल ठप हैं। उनके शिक्षकों का अगर किसी ने सम्मान किया था तो नेताजी ने या समाजवादी पार्टी, हम लोगों ने खुद उनके पक्ष में किया। आपकी संस्कृत यूनिवर्सिटी है जो बनारस में है, समाजवादियों ने बजट दिया था उसके लिए, आप उसको संस्कृत को क्यों नहीं बढ़ावा देना चाहते हैं? आप दूसरे के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि आप वोट लेना चाहते हैं, आप अपनी अच्छाई नहीं दिखाना चाहते हो। आपके पास काम क्या है? अभी मैं एलडीए का होर्डिंग देख के आया हूं, पहला, उस होर्डिंग में पहली फोटो जो लगी है वो समाजवादियों का काम है। आप गंगा साफ क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि मां गंगा साफ करेंगे। आप बताइए, मां गंगा को साफ करना तो दूर, उसको गंदा और कर दिया। एनजीटी की रिपोर्ट्स देखिए, कोर्ट की समय समय की टिप्पणी देखिए, आप हजारों लाखों करोड़ रुपए कहां कर दिया बर्बाद आपने। आप किसान को क्या राहत दे रहे हो? आय दोगुनी होनी थी, गन्ने का किसान का बकाया पैसा है, बुंदेलखंड में किसानों की मदद नहीं हुई, सांड अभी भी सड़क पे घूम रहे हैं, गौ रक्षा कर नहीं रहे हो आप केवल जमीन कब्जा कर रहे हो गौ रक्षा के नाम पर। गौ रक्षा के नाम पर, गौशाला के नाम पर आप जमीन कब्जा कर रहे हैं। आप सांडों की देखभाल नहीं कर पा रहे हो, आप गायों की देखभाल नहीं कर रहे हो, खुलेआम घूम रहे हैं सब। उत्तर प्रदेश में हजारों लोगों की सांड से जान जा चुकी है और मुख्यमंत्री जी के खुद ओएसडी की जान गई है केवल सांड की गाड़ी से टकराने आने से। बताओ क्या उत्तर प्रदेश चल रहा है? पुलिस को मार रही है, पुलिस वसूली के लिए लड़ रही है, आपके थानों में तय होता है कौन कितना पैसा लेगा। इतना करप्शन, इतना अन्याय कभी उत्तर प्रदेश ने नहीं देखा होगा जैसा दिखाई दे रहा है। अब लखनऊ में एक होटल में आग लग गई, लोगों की जान चली गई। इससे पहले भी एक होटल में आग लगी थी। मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से, उत्तर प्रदेश की इलीगल बिल्डिंग्स को कब ध्वस्त करोगे आप? आपका तो बुलडोजर आपके मुख्यमंत्री आवास में खड़ा होगा, एक नहीं 2-3 खड़े होंगे। आपके वो मुख्यमंत्री आवास से बुलडोजर कब निकलेंगे जिन लोगों ने बिल्डिंग लॉज का खुलेआम उनके बिल्डिंग लॉज को नहीं माना है और बिल्डिंग्स खड़ी की हैं? आप कितनों पे बुलडोजर चलाओगे? मैं देखना चाहता हूं। तो आप क्या कह रहे हैं कि बुलडोजर को और तेज चलाएं योगी? नहीं, जो इलीगल बिल्डिंग है क्यों नहीं तोड़ रहे हैं आप? हाँ, बीजेपी की इलीगल बिल्डिंग होगी तो वो नहीं टूटेगी। आज अगर लखनऊ में जांच कर लें, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों की इलीगल बिल्डिंग है। ये भेदभाव कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी का है तो बुलडोजर चल जाएगा, मुस्लिम है तो बुलडोजर चल जाएगा, यादव है तो बुलडोजर चलेगा। इनके लोग सब ईमानदार हैं क्या? आज सबसे ज्यादा बेईमानी, भ्रष्टाचार, करप्शन हर लेवल पे कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पर ये जो भारतीय जनता पार्टी है उसका तो ये कहना है कि यूपी और बिहार की बात करें तो वो विकास के नाम पर अगला चुनाव लड़ेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लड़ेंगे, जबकि जो विपक्ष है यानी आप लोग हैं वो जातीय समीकरण बिठाने में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जातिवादी कोई नहीं है। आप इनके अपॉइंटमेंट्स देख लीजिए, आप इनके फैसले देख लीजिए। सबसे ज्यादा अगर कोई जातिवादी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। भेदभाव करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। पिछड़ों का वोट ले लेंगे, दलितों का वोट ले लेंगे और सबसे ज्यादा धोखा उन्हीं को देंगे। अभी उदाहरण के लिए 70 जातियों का हाईकोर्ट से आया फैसला, बीजेपी खुद नहीं आई सामने, अपने 2 पिछड़े नेताओं को या 3 पिछड़े नेताओं को आगे कर दिया। मैं स्वीकार करता हूं कि अगर कोई पिछली सरकार में कमी रह गई उस नोटिफिकेशन में, अधिकारियों ने हो सकता है कोई बात नहीं रखी हो, अब सरकार आपकी है, आप उसको दूर कर दीजिए, फिर भेज दीजिए आप। और अब तो दिल्ली की सरकार भी आपकी है कि अगर यूपी की सरकार के अधिकार में नहीं है वो, तो दिल्ली सरकार किसकी है? और फिर दलित भाई कभी बुरा नहीं मानेंगे इस बात को कि आबादी के हिसाब से किसी को हक और सम्मान मिल जाए। हम तो ये बात कहते हैं कि जनगणना करिए, जातिवार जनगणना करिए और सभी जातियां गिन करके उनको आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान दे दीजिए। आप भूल जाइए 70 जातियों को क्या देना चाहते हैं आप, क्या नोटिफिकेशन हुआ है, लेकिन आप आबादी गिन लीजिए हर जाति का और हर जाति को उस हिसाब से हक और सम्मान दे दें आप। आपने जो बातें बताई उनमें ऐसा लग रहा है कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई ये बड़े मुद्दे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन मुद्दों के बावजूद
ऐसा क्या होता है कि बीजेपी हर बार जीत जाती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेशन का यूज गलत न किया होता और चुनाव आयोग ने साथ न दिया होता, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार जाती। सहारनपुर में बहुत कम वोट से धर्म सिंह सैनी हार गए, बिजनौर में कई सीटें समाजवादी पार्टी कम कम वोट से हार गई, जौनपुर में कई सीटें कम कम वोट से हार गए। और जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि विपक्षी पार्टियों से भी वो कैंडिडेट दिलाओ जो मुख्य विपक्षी है वो न जीत पाए। तो आपको क्या लगता है, अगर ये ऐसा नहीं होता तो आप कितनी सीटें और जीत लेते? समाजवादियों की सरकार होती यहाँ उत्तर प्रदेश में, ये बेईमानी न करते और पैसा न बांटते भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादियों की होती। अखिलेश जी, जब आप इस तरह के बयान देते हैं तो आपको ये डर नहीं लगता सीबीआई, ईडी, आईटी ये सब बैठे हुए हैं, देख रहे होंगे सब दिल्ली से? नहीं, मैं इसलिए उनको धन्यवाद दूंगा, ये तीनों की जांच हमारी पहले हो चुकी है। कांग्रेस को धन्यवाद है। हाँ, कांग्रेस को धन्यवाद। ईडी हो चुकी है हमारी नेताजी की, या सीबीआई हो चुकी है, इनकम टैक्स, तो बैलेंस शीट जितना कुछ था सब ये जांच चुके हैं। और कांग्रेस ने कराई थी उस समय, हम तो कांग्रेस को ही धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमारी ईडी सीबीआई सब करा ली जांच, कागज सब ठीक है, अगर कोई गलती होगी तो कागज ठीक कर लेंगे। पिंजड़े का तोता है सीबीआई, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। फिर भी आप कांग्रेस के साथ खड़े रहना चाहते हैं चुनाव में? फिर भी आप कांग्रेस के साथ सहयोग करना चाहते हैं? मैं तो यहां तक जानता हूं कि जिस व्यक्ति ने पीआईएल समाजवादी पार्टी नेताजी पे की थी, उसको कांग्रेस का एक बड़े नेता पैसे देते थे हर महीना, और वही पीआईएल करने वाला जो कांग्रेस का था वो बीजेपी का हो गया। तो हमारा तो ये देखिए, हम तो ये भी चीजें देख रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि वो बात खत्म हो चुकी है, गुजर चुकी है, उस पर बहस नहीं कर रहा हूं। लेकिन इन संस्थाओं में बैठे लोग भी सोचते होंगे कि उनसे क्या क्या करवा रही है बीजेपी के लोग, या क्या क्या करने को मजबूर है वो करने को। ऐसा नहीं वो संस्था के लोग करना चाहते हैं, लेकिन वो मजबूर है नौकरी से, क्योंकि नौकरी करनी है तो ये काम करना है उनको। एक ही बात देखने में आ रही है कि बीजेपी ने जिस तरह से भूपेंद्र सिंह को बनाया, आरएलडी किसान आंदोलन का एक तरीके से जवाब देने की कोशिश की, जो कमी रह गई थी उसकी भरपाई करने की कोशिश की, आपके पास इसकी क्या काट है? उत्तर प्रदेश का किसान बहुत समझदार है, वो इंतजार कर रहा है। पिछली बार भी मतदान किया था इनके खिलाफ, इस बार भी करेगा। बिजली का बिल बढ़ गया है, एक अध्यक्ष के बनने से बिजली का बिल नहीं खत्म होगा। जिस समय सूखा थी, जिस समय बाढ़ थी, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई ये नहीं कर सकते, सरकार कर सकती है। चीनी मिलों का अभी भी बकाया है किसानों का पैसा, अभी भी नौजवान सड़कों पर दौड़ रहा है, भाग रहा है, नौकरी नहीं मिली, अग्निवीर के खिलाफ हैं लोग। तो इन व्यवस्थाओं का क्या करोगे आप? किसी के बन जाने से, किसी के पद देने से वोट नहीं इधर उधर होने जा रहा है। ये सही है कि बीजेपी ने कुछ समीकरण बनाने की कोशिश की है, लेकिन वहां के लोग भी समझदार हैं और पूरा उत्तर प्रदेश समझदार है कि आखिरकार ये फैसला क्यों लिया। सवाल तो ये होना चाहिए था कि एक व्यक्ति ने तो ट्वीट किया था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, उन्हें संगठन क्यों नहीं मिला? संगठन तो उन्हें मिलने जा रहा था, लेकिन उन्हें संगठन नहीं मिला, संगठन किसी और को मिला। तो संगठन में फेरबदल से कोई समस्या का समाधान नहीं होने वाला। न अग्निवीर की व्यवस्था खत्म होने वाली है, न किसानों का कोई बहुत खुशहाल होने जा रहा है। सरकार अगर चाहेगी, जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे करेगी, तो शायद किसानों को कुछ भला हो। ये जिस व्यक्ति ने आप ये ट्वीट किया था, वो व्यक्ति आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। वो क्या खासियत है? वो इसलिए तारीफ करते हैं क्योंकि वो पिछड़े हैं और बीजेपी के जाल में फंसे हुए हैं। जिन लोगों ने पिछड़ा बनाया है, उन्हीं के जाल में फंसे हुए हैं, उन्हीं के वो हैं प्रवक्ता। भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता हैं, क्योंकि वो पिछड़े हैं। इसलिए वो पिछड़े नहीं होते तो शायद वो नहीं आते। इसलिए मैंने कहा डिवाइड एंड रूल केवल हिंदू मुसलमान नहीं है। बीजेपी की कोशिश है कि पिछड़ा भी बढ़ जाए, दलित भी बढ़ जाए, और जो विपक्ष है वो भी बटा रहे। तो डिवाइड एंड रूल का जो फार्मूला है केवल धर्म हिंदू मुसलमान के लिए नहीं है, दलों में भी फासले हो जाए। तो क्यों नहीं आप समझाते केशव प्रसाद मौर्य को कि तुम क्यों हमला करते रहते हो? हम भी नहीं करेंगे, तुम भी मत करो। बहुत कमजोर आदमी है, उन्होंने सपना तो देखा था मुख्यमंत्री बनने का, आज भी ले आए 100 विधायक। अरे बिहार से उदाहरण लें ना, वो जो बिहार में हुआ वो यूपी में क्यों नहीं करते हैं? अगर उनमें हिम्मत है और उनके साथ अगर विधायक हैं, एक बार तो बता रहे थे वो कि उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, तो आज भी विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी उनका।
ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो गई। ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, अखिलेश का खुला ऑफर, केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायक लाएं और सीएम बने। बिल्कुल, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा है तो मैं उनसे यही कह सकता हूं कि बहुत सपना है उनका। वो तो स्टूल पे बैठाए गए, उनकी नेम प्लेट हटाई गई, उन्हें जाने क्या क्या उनके साथ हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो बीजेपी के साथ हैं। और अगर उनका सपना पूरा होना है तो तोड़े बीजेपी को, बाहर आए वहां से। और बिहार का एक उदाहरण है, बिहार ने करके दिखाया, यहां भी करें वो। पर ये तो फिर जो जनता ने वोट दिया उसका कोई सम्मान नहीं, आप तो सीधा सीधा ऑफर कर रहे हैं उसको कि आ जाओ इधर। जनता ने वोट इसलिए दिया था बीजेपी को कि पिछड़ों का हित रखेंगे, दलितों का सम्मान होगा। आज आप आंकड़े उठाइए, महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अन्याय उत्पीड़न हो रहा है, पिछड़ों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय उत्पीड़न हो रहा है, दलितों के साथ हो रहा है। आप एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, क्या हालत है पिछड़ों की, दलितों की, सब जेल में बंद है। सबसे ज्यादा नौकरी में उनके साथ भेदभाव है। आप यूनिवर्सिटी उठा करके देख लीजिए, कहां यूनिवर्सिटी में नौकरियां मिलनी उनको। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर ऑपरेशन लोटस हो सकता है मध्य प्रदेश में, ऑपरेशन लोटस हो सकता है महाराष्ट्र में, उसकी कोशिश चली दिल्ली में, उसकी कोशिश चली बिहार में, आप यहां ऑपरेशन बाइसिकल क्यों नहीं करते हैं? नहीं, मैं तो कह सकता हूं हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जो ऑफर दे सकें किसी को। महाराष्ट्र में सुनने में आया था कि बहुत ऑफर हुआ था वहां पर, तो वो तो हमारे पास नहीं है। ईडी हमारे पास नहीं जिसको किसी को हम डरा सकें। अब वहां किसी का मन हो कि कुछ बनना है तो कुछ लेकर के आओ, आप बन जाइए। हम समाजवादी पार्टी में बात करेंगे सभी अपने विधायकों से और लीडर से कि ये ऑफर है, अगर वो आना चाहे तो हमें स्वीकार करना चाहिए। अरे तो आपने तो ऑफर वापस ले लिया, आप कह रहे हैं हम बात ही करेंगे। हमारा ऑफर है उनके लिए, अगर उनके पास है विधायक, अगर उनमें हिम्मत है तो बाहर आए और उत्तर प्रदेश को और देश को बचाएं। क्या आप राहुल जी से नाराज, बहन जी से नाराज, ओवैसी साहब से नाराज, राजभर साहब से नाराज, तो विपक्षी एकता की जो माला है वो आपकी नाराजगी के बिना तो बुनी नहीं जा सकती। तो क्या मोदी जी को हटाने के लिए आप अपनी नाराजगी कुछ कम करके किसी एक नेता के नाम पर सहमत हो सकते हैं कि राहुल जी हो जाए या बहन जी का ही नाम आ जाए तो उनके नाम पर सहमत हो जाए? कोई गुंजाइश है? राजनीति में नाराजगी नहीं है, अपने अपने सिद्धांत से बंधे लोग हैं हम अपने फैसलों से बंधे लोग हैं। और बहुजन समाज पार्टी हमेशा बीजेपी का साथ देती है, या और लोग हैं समाजवादी पार्टी को टारगेट करते हैं, समाजवादी पार्टी बीजेपी से लड़ रही है। आप ये सवाल उनसे पूछिए कि जब समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही है तो आप समाजवादी पार्टी का सहयोग क्यों नहीं करते हैं, आप बीजेपी का साथ क्यों देते हैं? आप ये बताइए कि अगर 2024 की बात करें तो आपको क्या लगता है कि तीन बड़े मुद्दे क्या हो सकते हैं? बेरोजगारी, महंगाई और अर्थव्यवस्था संकट में, और जिस तरीके से पिछड़े और कमजोर लोगों को धोखा दिया है भारतीय जनता पार्टी, ये सबसे बड़े मुद्दे होंगे। ये बात कई विपक्षी नेता कहते हैं, जिस तरह से प्रचार हो रहा है, कई नेता कह रहे हैं जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। क्या आपने सोचा, क्या आपकी रणनीति में इसकी कोई जगह होगी, चाहे वो ट्विटर की बात हो, इंस्टाग्राम की बात हो, फेसबुक की बात हो? समाजवादी पार्टी जिस तरह से बदलाव है उसके साथ है और समाजवादी पार्टी उसके लिए तैयार है। और पिछला कैंपेन जो 2022 के लिए किया था, मैं कह सकता हूं कि अपने सीमित संसाधनों के और बिना किसी बड़ी कंपनी को हायर किए अपने पार्टी के वर्कर्स के ताकत से हम लोगों ने इतना अच्छा कैंपेन सोशल मीडिया पर रन किया था। क्या आपको लगता है कि उसका कोई फायदा होता है, ग्राउंड पर वर्कर्स पर कुछ असर पड़ता है? आप लास्ट मैन तक पहुंच सकते हैं, आपकी रीच बढ़ सकती है, आप अपनी इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचा सकते हैं, ये एडवांटेज तो है ही। और आज हर व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से जुड़ा हुआ है और अगर उसको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाए तो उससे बेटर कोई नहीं है। सोशल मीडिया में बड़ा हल्ला हुआ जब आपके लोग नोएडा गए, श्रीकांत त्यागी से मिले, एक डेलीगेशन गया, उसको आप कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी ने जो डेलीगेशन भेजा, हमारी पार्टी के जो त्यागी समाज के लोग हैं वो आए, उन्होंने कहा कि जिस लड़के ने घटना की हम उसके पक्ष में नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके का पुलिस का व्यवहार उनकी पत्नी, उनके परिवार की महिला सदस्यों के था, उसके लिए डेलीगेशन आप भेजिए। तो जो डेलीगेशन भेजा गया था न केवल त्यागी परिवार की जो महिलाएं उनसे मिलने के लिए, बल्कि दूसरे जो पक्ष है उसकी जो महिला उसके साथ भी मिले, क्योंकि महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और ये जो व्यवहार है पुलिस का कि घटना कोई करे और आप परिवार की महिला सदस्यों को इस तरीके से परेशान करेंगे, इसके खिलाफ में हम लोगों ने डेलीगेशन भेजा था। आप
2022 में सांसद थे और चुनाव के बाद विधायक के पद पर रहे, सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये क्या सिंबल है कि 24 में आप उस रेस में नहीं है जिसमें नीतीश कुमार जी या ममता जी या बाकी लोग हैं? आप उस रेस से बाहर मानते हैं खुद को? नहीं है, सांसद चुनाव फिर लड़ जाएंगे तो आप मानोगे मैं रेस में आ गया। फिर ये माना जाए कि आप रेस में हैं? नहीं, चुनाव तो क्यों नहीं लड़ा जाएगा, चुनाव तो लड़ाएंगे और हम क्या करेंगे। पर मैं ये पूछ रहा हूं अखिलेश जी, आप क्यों नहीं रेस में नहीं हूं लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा। पर मैं पूछ रहा हूं अखिलेश जी, आप क्यों नहीं सीधा कहते कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप ये कहते हैं तो आप यूपी के वोटरों को कह सकते हैं कि आप हमें वोट दो, अगला वोट प्रधानमंत्री के लिए होगा जो यूपी का होगा। मैं इतना बड़ा सपना नहीं देखता हूं और मैंने केवल ये सोचा था कि उत्तर प्रदेश में काम करूंगा और कम से कम वो काम करके दिखाऊं जो दिल्ली की सरकार नहीं काम कर सकती। और मैं उसमें कामयाब भी रहा। जब मुझे मौका दिया नेताजी ने, पार्टी ने काम करने का, तो मैंने वो अच्छे काम करके दिखाए। शायद दिल्ली सरकार भी उत्तर प्रदेश में वो काम नहीं कर पाई। पर आपको नहीं लगता कि अगर यूपी के लोगों में ये भाव आए कि हमारे वोट से हमारे प्रदेश का ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो आपको वोट ज्यादा मिल सकते हैं? मैं अब उस रेस में नहीं हूं। मैं केवल ये चाहूंगा जो रेस में है उनकी मदद करूंगा। मैं ये नीतीश कुमार की बात है, वो ये कह रहे हैं। नीतीश कुमार के हवाले से जेडीयू का बयान, अगर विपक्ष मिलकर लड़े तो 2024 में बीजेपी को 50 सीटों पर समेटा जा सकता है। वो ठीक कह रहे हैं और यही अगर विपक्ष एक साथ जुट जाएगा, साथ खड़ा हो जाएगा तो बीजेपी मुकाबला नहीं कर पाएगी। क्योंकि आज भी परसेंटेज ऑफ वोट जो बीजेपी को मिल रहे हैं वो कम मिल रहे हैं। अगर हम तुलना करें तो विपक्ष के पास वोट ज्यादा है और विपक्ष को केवल किसी व्यक्ति को नहीं हटाना है। आप भारतीय जनता पार्टी का देखिए ना फैसले, नोटबंदी का किया और कहा कि कालाधन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जीएसटी से कुछ व्यापारियों को या बड़े पैमाने पे व्यापारियों को लाभ हुआ लेकिन छोटे दुकानदार, उनको कारोबार ठप हुआ। आपने कुछ संस्थाओं को मदद करने के लिए जीएसटी जिस तरीके से बार बार आपने चेंज की है, आपकी जीएसटी काउंसिल में बार बार आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो। आप इसी तरह जितने फैसले लिए, 3 काले कानून लाए आप किसानों के खिलाफ, किसानों को न जाने कितना धरना देना पड़े, कितने किसानों की जान गई। आप मजदूरों के खिलाफ फैसला लिए, आप मजदूर, कोविड के बहाने आपने मजदूरों के लिए जो कानून बने थे उन कानूनों की आपने धज्जियां उड़ा दी। आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। और फिर जो बैंकिंग सिस्टम है आप उसको कोलैप्स कराना चाहते हो। आप आखिरी सवाल, आपकी बड़ी दोस्ती है, आप एक दूसरे की बड़ी प्रशंसा करते हैं, इस समय दूसरी पारी में है मुख्यमंत्री जी, कैसे आंकते हैं आप उनकी दूसरी पारी को? दूसरी पारी में वो ज्यादा कंफ्यूज हो गए, पहली पारी में कंफ्यूज थे। अब दूसरी पारी अगर जनता ने दी है, मौका दिया है तो आपको काम ज्यादा करना चाहिए। आज भी आप काम क्या कर रहे हैं? आप कैंसर इंस्टीट्यूट जो समाजवादियों ने बनाया था, नेताजी ने शिलान्यास किया था, उद्घाटन हो चुका था। मैं सवाल ये नहीं करता किसी नेता की प्रतिमा आप लगा रहे हैं, मुझे ठीक है, सम्मान की बात है कि उन नेता का आपने प्रतिमा लगाई, लेकिन क्या कैंसर इंस्टीट्यूट को आपने चालू कर दिया? आज भी उत्तर प्रदेश के बड़े पैमाने पे बीमार लोगों को इलाज कराने के लिए मुंबई, आपके दिल्ली या और जगह जाना पड़ता है। क्या इस कैंसर इंस्टीट्यूट में फ्री इलाज नहीं हो सकता था? तो आप प्रतिमा तो लगा रहे हैं अपने लीडर के नाम पर, कम से कम उसमें बजट इतना दे दो जिससे कि वहां पर गरीबों का इलाज हो जाए। इनके खुद के मंत्री ये कह रहे हैं कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में कोई हमें सम्मान नहीं देता, अधिकारी सम्मान नहीं देते क्योंकि मैं किसी जाति से आता हूं। ये आरोप लगाया उनके मंत्री ने। प्राइमरी एजुकेशन ठप है, किताबें नहीं ला पाए आप, क्या बच्चे पढ़ेंगे? और सब बच्चे छोड़ करके जा रहे हैं, सब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में चले जा रहे हैं। आपके जो इंटर के स्कूल्स हैं उनकी क्या हालत है? आप बहुत सी चीजें गिनाने को हैं। मैं देख रहा हूं कि आप दोनों का प्रेम बरकरार है। नहीं, विपक्ष का और सत्ता पक्ष का यही प्रेम होना चाहिए, तभी जनता को लाभ मिलेगा। अगला दौर है अखिलेश जी, ये मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, 2 ऑप्शन दूंगा, आपको उनमें से एक चुनना है। तीसरा ऑप्शन है आप कह सकते हैं पास, रैपिड फायर, ठीक है? तो आपको कौन सी भूमिका ज्यादा पसंद आ रही है, विधायक के तौर पर या आप पहले थे सांसद के तौर पर? विधायक के रूप में फिलहाल। क्यों? यहाँ सदन नहीं चल रहा है, सदन चलाना चाहिए, तो शायद सरकार को जवाब देने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे तमाम सवालों का। और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कम से कम
सदन चले तो ऐसे विधायक के रूप में, एक लीडर ऑपोजिशन के रूप में बात अपनी रख सकेंगे, सरकार से जवाब मांगेंगे। प्रधानमंत्री पद के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो इन दो में से आप किसको चुनेंगे, नीतीश कुमार को या ममता बनर्जी को? मैं कोई पिक नहीं करूंगा नाम, और रास्ता बनेगा कि कौन अगला प्रधानमंत्री होगा, उसका रास्ता निकलेगा। मुझे मालूम था आप इस सवाल का जवाब देंगे नहीं। अगला सवाल है, आपको ज्यादा फायदा किसके गठबंधन से हुआ? मुझे लगता है आप इसका जवाब देंगे, बीएसपी से या कांग्रेस से ज्यादा फायदा किससे हुआ? मैं अब इन दोनों दलों का साथ कम लूंगा। मुझे नहीं लगता कि हम इन दलों के साथ गठबंधन में जा पाएंगे। तो मतलब आप बताना नहीं चाहते कि इनमें से ज्यादा फायदा जो किससे? पिछली बार मैंने गठबंधन किया उससे समाजवादी पार्टी को ज्यादा लाभ पहुंचा। यूपी में चुनाव जीतने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, जातिगत समीकरण या विकास? विकास, और विकास के साथ जाति समीकरण। तो दोनों ले लिया आपने। नहीं, आपने ऑप्शन ही दोनों दिए तो मैंने कहा दोनों जोड़ दूं। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हो कि पार्टी को ज्यादा फायदा हो? गांधी नेहरू परिवार से कोई हो या कोई बाहर वाला हो? ये कांग्रेस पे छोड़ दीजिए, ये कांग्रेस तय करे अपना। अखिलेश जी, आपने करीब करीब सभी सवालों के जवाब दिए और मैं देख रहा था कि आप सवालों के जवाब अब लंबे देने लगे हैं, उनमें बहुत सारे आंकड़े भी भरने लगे हैं। मुझे लगता है कि 2024 की आपकी तैयारी शुरू है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और खास मेहमान से। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। तो इंडिया चाहता है में आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्पेशल एडिशन देखा। कल इंडिया चाहता है में आपसे फिर मुलाकात होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।